आई एम डैम श्योर कि आपने वो किस्सा जरूर सुना होगा कि कैसे एक बड़ा सा हाथी, विशालकाय हाथी, एक रस्सी के टुकड़े के साथ बंधा हुआ रहता है और वो उसे चाहे तो तोड़ सकता है मगर तोड़ता नहीं। कारण यही था कि जब वो छोटा बच्चा था तो उसे लोहे की जंजीरों के साथ बांधा गया था। लोहे की जंजीर को उसने तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटी। धीरे धीरे उसके माइंड ने, इंटेलेक्ट ने ये पक्का कर लिया कि मैं अपने बंधनों को नहीं तोड़ सकता हूं, ये मेरी लिमिट्स हैं, इसके बाहर मैं नहीं जा सकता। उसके बाद हाथी का बच्चा वो बड़ा होता चला गया, विशालकाय होता चला गया और लोहे की जंजीर वहां से हटा दी गई और एक नॉर्मल रस्सी का टुकड़ा बांध दिया गया। लेकिन मेंटल ब्लॉकेज तो आ चुका था, लिमिटेशंस क्रिएट हो चुकी थी और इसलिए बड़े बड़े भारी भरकम काम करने वाला वो हाथी उस छोटे से रस्सी के टुकड़े को तोड़ता नहीं है। और यही हमारे साथ भी होता है। यकीन माने, बिल्कुल होता है। लेकिन कहते हैं ना कि जहां प्रॉब्लम है वहां सॉल्यूशन तो जरूर है। भाई, ताला बिना चाबी के तो नहीं बनता ना। इस किताब को बेंजामिन जेंडर और रोजामंड स्टोन जेंडर, जो कि पति पत्नी है, ने मिलकर लिखा है। उन्होंने इसे लिखने के लिए दो अलग अलग अप्रोच को कंबाइन किया है। बेंजामिन बोस्टन में एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर हैं। वो लोगों को लाइफ में ज्यादा अचीव करने के लिए पुश करने में माहिर हैं। वो बखूबी समझते हैं कि किसी को क्या चीज मोटिवेट कर सकती है और वो अपनी नॉलेज यूज करके लोगों को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करते हैं। दूसरी ओर रोजामंड एक फैमिली थेरेपिस्ट हैं। उनका काम है लोगों को सुनना कि वो लाइफ में क्या चाहते हैं और क्यों उसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं। उनकी इच्छा सुनने और समझने के बाद वो उन्हें एक फ्रेमवर्क ड्रॉ करने में हेल्प करती हैं जहां सब कुछ कर पाना पॉसिबल है। इस समरी का हर चैप्टर आपको बताएगा कि ज्यादा बेहतर लाइफ कैसे बनाई जा सकती है। जो बातें आप इसमें सीखेंगे वो आपको पर्सनली और प्रोफेशनली इंप्रूव करने में हेल्प करेंगी। आप अपनी लिमिटेशंस को पार करना सीखेंगे और साथ ही वो सब अचीव कर पाएंगे जो कभी आपको इम्पॉसिबल लगता था। तो आइए इस मीनिंगफुल लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से। इट्स ऑल इन्वेंटेड। इस दुनिया को देखने का सबका नजरिया अलग अलग है और ये अलग वैल्यूज या अलग पर्सनैलिटी की वजह से नहीं है, बल्कि ये फर्क इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन इस दुनिया को किस तरह समझता है। हम कुछ भी एक्सटर्नल यानी कि बाहरी एक्सपीरियंस करें, उसके पहले ब्रेन एक सिलेक्टिव मेथड के जरिए ये चूज कर लेता है कि उसे किस चीज पर फोकस करना है। दुनिया में इतनी सारी चीजें होने के बावजूद हर चीज हमारा अटेंशन नहीं खींच पाती है। जो चीज कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है वही दूसरों को बोरिंग लग सकती है। ब्रेन इस सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद पर्सनल एजम्पशन पर बेस्ड एक सिमुलेशन क्रिएट करता है। एजम्पशन मतलब बिना किसी सबूत के किसी चीज को बस यूं ही सच मान लेना। ये एजम्पशन आमतौर पर पास्ट एक्सपीरियंस द्वारा कंट्रोल्ड होता है। दो अलग अलग लोग एक ही चीज को देखकर अलग अलग रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो एक शूज की फैक्ट्री अपने दो मार्केटिंग एजेंट्स को अफ्रीका के किसी इलाके में भेजती है। उन्हें यह स्टडी करने को बोला जाता है कि वो उस एरिया में बिजनेस कर पाएंगे या नहीं। पहला एजेंट टेलीग्राम भेजकर बताता है कि उस इलाके में बिजनेस का कोई स्कोप नहीं है क्योंकि वहां कोई जूते नहीं पहनता है। दूसरा एजेंट लिखता है कि उस इलाके में बिजनेस करने के अच्छे चांसेस हैं क्योंकि वहां पर किसी के पास शूज नहीं है। तो समझा आपने, दोनों ने एक ही सिचुएशन को दो अलग अलग नजरिए से देखा। इससे यह साबित होता है कि जो कुछ हम सुनते हैं वो किसी इंसान के नजरिए से देखा गया सच होता है। कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं है और हर चीज एक एजम्पशन पर बेस्ड है। इंसान की आंख भी सिलेक्टिव होती है। हमें लगता है कि हम दुनिया की हर एक चीज को नोटिस करते हैं, मगर असल में हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमारे लिए जाना पहचाना होता है। अगर ब्रेन किसी चीज को पहचानता नहीं है तो हम उसे नोटिस नहीं करते हैं। रिचर्ड ग्रेगोरी नाम के एक ब्रिटिश न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन किया था कि हम अपने सेंसेस को यूज करके दुनिया की ऑब्जेक्टिव पिक्चर रिसीव नहीं करते हैं, बल्कि हम बस वही देखते हैं जो हमारे ब्रेन में पहले से मौजूद है। आइंस्टाइन ने भी सन 1926 में यह एडमिट किया था कि साइंटिफिक थ्योरीज ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड नहीं है, लेकिन थ्योरी हमें इस दुनिया को ऑब्जर्व करने में मदद करती हैं।
अगर ब्रेन के पास कोई एग्जिस्टिंग यानी कि मौजूदा थ्योरी नहीं होगी तो हम अपने आसपास इतनी डिटेल्स नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम दुनिया को देखते हैं जैसा एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमारे ब्रेन में पहले से मैप और कैटेगराइज होता है। इंसान का ब्रेन दुनिया को स्टोरीज के तौर पर भी देखता है। हमारा माइंड अलग अलग स्टोरीज क्रिएट करने के लिए अलग अलग इवेंट्स को कनेक्ट करता है। जब हम कोई सपना देखते हैं तो हमारा ब्रेन आमतौर पर उन सिचुएशंस को कनेक्ट करता है जो हम जागते हुए एक्सपीरियंस करते हैं। यानी ये वो स्टोरीज होती हैं जो हम खुद को सुनाते हैं। जब हम जाग रहे होते हैं तो हम कहानियां क्रिएट करते हैं कि हम किसी खास तरह से बिहेव क्यों करते हैं, कोई चीज क्यों हुई। इसके पीछे हमारे ब्रेन के पास कोई ना कोई कारण या बहाना जरूर होता है। आमतौर पर हम स्टोरीज के बीच कनेक्शन बनाने के लिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को यूज करते हैं। ये स्टोरीज उन असली कारणों को नहीं बताती है कि हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं। ये ज्यादातर हमारे गेस यानी कि अनुमान होते हैं। इट्स ऑल इन्वेंटेड, ये जो टर्म है ये हमारे ब्रेन की उस एबिलिटी की तरफ इशारा करती है जो इवेंट्स को कनेक्ट और कैटेगराइज करके दुनिया का एक मैप क्रिएट कर लेता है, जो बाकियों से एकदम अलग और पर्सनल होता है। यानी नए एजम्पशन बनाकर हम जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। न्यूटन जब लाइंस और कर्व्स एक्सप्लेन करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन और फोर्सेस दिखाई देते हैं। इसी तरह आइंस्टाइन ने जब स्पेस, टाइम और रिलेटिविटी को एक्सप्लेन किया तो हमें उसमें भी कुछ नया नजर आया। न्यूटन से हमने जो कुछ सीखा था वो हम भूले नहीं, लेकिन हमें यह भी समझ आया कि उनकी थ्योरीज पर्टिकुलर कंडीशंस में ही काम करती थी। अब क्योंकि हम वही देखते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए जाना पहचाना होता है, इसलिए हम उन फ्रेम्स तक ही लिमिटेड हैं जो हम क्रिएट करते हैं। चीजों को अलग तरह से देखने के लिए और ज्यादा क्रिएटिव बनने के लिए हमें इस दुनिया को लेकर अपना नजरिया बड़ा करना होगा। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर कोई प्रॉब्लम हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उसे सॉल्व करते रहना चाहिए। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन हमारे माइंड की इस दुनिया को समझने की कैपेसिटी से बाहर मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि हर चीज पहले से ही इवेंट की जा चुकी है, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप दुनिया के बारे में कितना जानते हो। जितना ज्यादा आप जानोगे उतना ही ज्यादा क्रिएट कर पाओगे। जो स्टोरीज हम खुद को सुनाते हैं उन्हें नोटिस करके आप उस बॉक्स को तोड़ सकते हो जो आपकी एबिलिटीज को लिमिट कर रहा है। नए मैप्स और कैटेगरीज क्रिएट करो और फिर देखो आपका ब्रेन आपको नए रिजल्ट कैसे देता है। इसे अचीव करने के लिए आप ये एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। उन एजम्पशंस को लेकर खुद से सवाल करें जो आपकी पोटेंशियल को लिमिट करती है। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव लिखो जो आपको ज्यादा पॉसिबिलिटीज के मौके दे सकता है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, स्टेपिंग इनटू अ यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटी। आपने पहले के चैप्टर में समझा कि यह सब कुछ पहले से ही इन्वेंट किया जा चुका है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप इस दुनिया को समझने की अपनी कैपेसिटी को बढ़ाकर मनचाहा रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। अपने assumptions चेंज करके आप जो सॉल्यूशंस पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं। यानी आप एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहां पॉसिबिलिटीज की भरमार है और जहां आप रोज कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। मगर एक ऐसी दुनिया में रहने के लिए जो पॉसिबिलिटीज से भरी पड़ी हो, हमें पहले मेजरमेंट की दुनिया को फेस करना होगा। इसका मतलब है कि हमारी डेली लाइफ से, जिसमें हमें अपने ग्रेड्स इंप्रूव करने पड़ेंगे जिन पर हम जीते हैं, और जजमेंट्स जो हमें अवॉइड करने चाहिए। हम एक प्राइमरी एजम्पशन के बेसिस पर जी रहे हैं जो है जिंदा रहना। हम हमेशा दोस्तों और दुश्मनों, कमजोरी और ताकत, सक्सेस और फेलियर का फर्क समझने की कोशिश करते हैं। खुद को खतरे से बचाने की ये जद्दोजहद एक बॉक्स की तरह है जो हमारे इस वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी को लिमिट कर देती है। हमें आदत पड़ गई है अपने चारों तरफ की चीजों को लेकर सेफ फील करने की। बॉक्स के अंदर रहना हमें ज्यादा सिक्योर फील कराता है, बजाय इसके कि हम बाहर निकलकर वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करें। हर इंसान रोज सुबह उठकर यही सॉल्व करने की कोशिश करता है कि वो दिन भर की परेशानियों से कैसे निपटेगा। हम अपनी लाइफ को एक सीरीज ऑफ लिमिटेशंस की तरह देखने के आदी हो गए हैं जिसे उन्हें दूर करना है। अपने लिमिटेशन के बारे में सोचने के बजाय अगर हम एक ऐसी दुनिया में रहें जहां सब कुछ पॉसिबल हो तो क्या होगा।
अगर हमें इस बात की चिंता ना हो कि रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल रही हैं, तो क्या होगा? अगर हम एक ऐसी दुनिया में रहने लगे जहां हर चीज इनफाइनाइट हो, कभी ना खत्म होने वाला, जनरेटिव हो, जिसे रिप्रोड्यूस किया जा सके और सबके लिए सब कुछ अवेलेबल हो, तो क्या होगा? ये यूनिवर्स खुशी, क्रिएटिविटी और पैशन से भरा हुआ होगा। आपके पास अपना बिजनेस, अपनी लाइफ और अपनी रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के अनलिमिटेड आइडियाज हो सकते हैं। कोई भी चीज आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन पाएगी, क्योंकि आप लाइफ से कनेक्टेड हैं, न कि उन चीजों से जो कि आपके पास हैं। कई बार हम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जो हमें इस दुनिया से जुड़ा हुआ फील कराता है। ऐसे पल में हम अपने स्ट्रगल और जिंदा रहने की जरूरत को एकदम भूल ही जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब कोई बुजुर्ग पहली बार अपने पोता या पोती से मिलते हैं, या जब कोई एथलीट ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ देता है, तो ये पल हमेशा याद रह जाते हैं और हमें पावरफुल फील कराते हैं। आप जेनरस यानी कि उदार बनकर एक ऐसे यूनिवर्स में जा सकते हैं जो पॉसिबिलिटीज से भरी हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ज्यादा कस्टमर्स चाहते हैं तो आपको और ज्यादा जेनरस बनना होगा, और ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने की आदत डालनी होगी। आपको हम्बल और रियल बनना होगा और लोगों के साथ पूरे रेस्पेक्ट के साथ पेश आना होगा। अगर आप नंबर्स के बारे में ही सोचते रहे या ये सोचते रहे कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे सरवाइव करना है, तो कभी सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने मन का डर दूर करके वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी में एंटर करेंगे, तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे। आप हिम्मत करेंगे तभी रिस्क ले पाएंगे और नए नए आइडियाज ट्राई कर पाएंगे। जब हम वर्ल्ड ऑफ मेजरमेंट में जीते हैं तो अपने लिए गोल सेट करते हैं और फिर जी जान से उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिर आपकी पूरी लाइफ डर और चिंता में गुजरती है, क्योंकि आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी में आप एक गोल सेट करते हैं और उसे अचीव करने में लाइफ को अपनी हेल्प करने देते हैं। वर्ल्ड ऑफ मेजरमेंट से बचने के लिए आपको सोचने की जरूरत है। अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करें और देखें कि आपने अपने चारों तरफ क्या लिमिटेशंस सेट कर ली हैं। ये लिमिटेशंस जिंदा रहने की जरूरत, खुद को दूसरों से कंपेयर करने की हैबिट या एंजाइटी हो सकती है। जब आप नोटिस करेंगे कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, तो आपको खुद ही हंसी आ जाएगी, क्योंकि आप वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी में अपना पहला कदम रख चुके हैं। अगली बार अगर कोई पूछे कि आप कैसे हैं, तो जवाब में कहना आई एम परफेक्ट, क्योंकि अब कोई भी आपके रास्ते में नहीं आ सकता। नेक्स्ट चैप्टर है बीइंग अ कंट्रीब्यूशन। लाइफ में हमें कदम कदम पर रुकावटें मिलती हैं। कुछ लोग प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं बजाय इसके कि वो सक्सेस की जर्नी को एंजॉय करें। वो उन चीजों की लिस्ट रखते हैं जो अपने गोल्स तक पहुंचने के उनके पोटेंशियल को लिमिट कर रही हैं। फिर वो एक एक करके हर एक रुकावट को दूर करने की कोशिश करते हैं। वो वर्ल्ड ऑफ मेजरमेंट में जी रहे होते हैं, सिर्फ इस बात पर फोकस करते हुए कि उन्होंने रिसोर्सेज ढूंढने में और अपनी लिमिटेशंस को दूर करने में कितना वक्त गुजारा है। मगर बाकी के लोग अलग तरह से सोचते हैं। वो पास्ट के फेलियर या फ्यूचर के सक्सेस पर फोकस नहीं करते। उनकी नजर में लाइफ कोई जंग नहीं है जिसे जी जान लड़ाकर जीतना जरूरी हो। वो सिर्फ ये देखते हैं कि इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए वो अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं। वो अपनी जर्नी को एंजॉय करते हैं। जब तक वो थोड़ा सा भी फर्क ला पा रहे हैं, वो खुश और सेटिस्फाइड रहते हैं। एक आदमी एक औरत को बीच पर डांस करते देखता है। वो औरत हर स्टेप के साथ एक स्टारफिश वापस पानी में फेंक रही थी। आदमी ने बीच की तरफ देखा तो पता चला कि बीच पर स्टारफिश की भरमार थी। उसे उस औरत पर बड़ी हंसी आई। उसने बोला कि वो बेकार ही इतनी मेहनत कर रही है, क्योंकि बीच पर स्टारफिश ही स्टारफिश हैं और वो किस किस को बचाएगी। लेकिन वो औरत खुश थी। उसने जवाब दिया कि जितना उससे हो सकेगा वो उतने स्टारफिश की लाइफ बचाएगी। तो इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि उस आदमी को सिर्फ रुकावट दिखी। उसने इतनी सारी स्टारफिश देखकर उन्हें बचाने की उम्मीद ही छोड़ दी, क्योंकि उसे अपनी लिमिटेशन नजर आ गई थी। दूसरी तरफ वो औरत थी जो ये जानते हुए भी कि स्टारफिश बहुत ज्यादा हैं और वो सबको नहीं बचा पाएगी, तो भी वो अपना कंट्रीब्यूशन देने से पीछे नहीं हटी और जितना हो सके उतने स्टारफिश को बचाने की कोशिश करती रही। जब हम लाइफ को एक गेम की तरह सोचते हैं तो हर चीज बदल जाती है। हर गेम की लिमिटेशन होती है और ये चैलेंज का पार्ट है। जैसे स्क्रैबल
प्लेयर्स को चैलेंज करता है कि एक वर्ड बनाने के लिए जो डिक्शनरी में हो और सबसे ज्यादा विनिंग पॉइंट्स दे सके। लाइफ को एक गेम और चैलेंजेस से भरे फील्ड की तरह सोचने से हमें अपनी लिमिटेशंस से हटकर देखने में हेल्प मिलती है। हम फिर जिंदा रहने पर फोकस नहीं करते हैं और लाइफ में कंट्रीब्यूट करने को एंजॉय करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग गेम्स में डिवाइड करते हैं तो आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आप अपने सामने आने वाली हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी समझेंगे जो आपको ग्रो करने का मौका देती है। दूसरा, आपको एहसास होगा कि आप जो गेम पसंद करते हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप खुद का अपना गेम भी क्रिएट कर सकते हैं। इससे आपके सामने पॉसिबिलिटीज और इन्वेंशन की दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे। अपने और औरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको पहले इसके लिए कमिट करना पड़ेगा। सेकंड, आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप इन्वॉल्व हो सकें और बदलाव लाने का गोल बना सकें। आपको ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि कभी कभी आप किसी गेम की लिमिटेशंस को नहीं समझ पाएंगे, पर फिर भी उसे खेलें। इस बुक की को ऑथर रोजामेंड ज़ेंटर ने एक बार एक कपल के साथ काम किया था जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे। रॉबर्ट और मैरियान दोनों टीचर थे। उनके 2 बच्चे थे, एक कॉलेज में और एक हाई स्कूल में। साल के अंत में कपल को अपने टैक्स भरने में प्रॉब्लम होती थी। मैरियान की माँ के पास पैसा था, इसलिए साल के अंत में वो अपनी माँ के पास जाती थी और उनसे फाइनेंशियल मदद मांगती, और हर साल मैरियान की माँ उसे लेक्चर देती थी कि उसे ठीक से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी नहीं आती, इसलिए साल के अंत में उसे इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। और इसी वजह से मैरियान अपनी माँ के पास नहीं जाना चाहती थी, पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। रोजामेंड ने सजेस्ट किया कि मैरियान को अपनी माँ के साथ कंट्रीब्यूशन गेम खेलना चाहिए। उसने मैरियान से पूछा कि उसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कितना पैसा चाहिए। मैरियान ने कुछ देर सोचने के बाद रोजामेंड को एक बड़ी रकम बताई। रोजामेंड ने सजेस्ट किया कि अगली बार जब वो अपनी माँ से मिले तो उसे अपनी माँ से इतनी रकम मांगनी चाहिए जितनी उसने अभी बताई है। मैरियान ने अपनी माँ को कन्विंस किया कि उसे ये पैसा देने से उनकी बेटी की खुशी में वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। अगर मैरियान खुश रहेगी तो माँ बेटी के रिश्ते भी बेहतर हो जाएंगे। इस तरह इस कंट्रीब्यूशन से उन दोनों को फायदा होगा। अगली बार जब रोजामेंड मैरियान से मिली तो वो काफी खुश नजर आ रही थी। उसने बताया कि उसकी माँ ने खुशी खुशी उसे पैसा दे दिया है। साथ ही उन्होंने अपनी दूसरी बेटियों को भी बराबर रकम गिफ्ट की है। इस तरह कंट्रीब्यूशन गेम खेलकर मैरियान ने अपनी और अपनी बहनों की जिंदगी बेहतर बनाने में हेल्प की। जब आप कंट्रीब्यूट करते हो या दूसरों को इंस्पायर करते हो तो अपने साथ साथ कई और लोगों की लाइफ भी इंप्रूव करते हो। अपनी थिंकिंग को अपने मतलब से हटाकर सोसाइटी का एक हिस्सा बनने की तरफ शिफ्ट करो। क्या पता दूसरों की मदद करते करते आपका भी भला हो जाए और आपके और आपके करीबी लोगों के लिए वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी के दरवाजे खुल जाएं। द वे थिंग्स आर। फिल्म बेब में क्रिसमस के दिन का एक सीन है जहां एक बतख, पिग, गाय और कुछ मुर्गियां मिलकर खिड़की के पास बैठे ये देखते हैं कि अब उनका मालिक किसे मारकर खाएगा। वो देखते हैं कि एक बतख को पकाने के लिए सीजनिंग की जा रही है। खिड़की के पास बैठी बतख कहती है कि अब बस बहुत हो गया, मरने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन गाय का नजरिया अलग था। वो हर बात में खुशी ढूंढना और चीजों को वैसे ही स्वीकार करना पसंद करती थी जैसी वो थी। तो रियल लाइफ में शायद आपको ऐसा सोचने वाले लोग कम ही मिलेंगे जो गाय की तरह रियलिटी को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। लाइफ को लेकर ज्यादातर लोगों का एटीट्यूड बतख जैसा होता है। वो हकीकत को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं और उसे चैलेंज करते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ना हो तो इंसान को क्या करना चाहिए? लड़ते रहना चाहिए या हार मान लेना चाहिए? निराश होने या हकीकत से दूर भागने के बजाय एक बेहतर सॉल्यूशन है जो आप अपना सकते हैं, और वो सॉल्यूशन है बी प्रेजेंट एट द मोमेंट, यानी कि इस मोमेंट को जिएं। प्रेजेंट में रहना और रियलिटी को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम नाउम्मीद हो जाएं। इसका मतलब है चीजों को ऐसे देखना जैसे कि वो हैं और लाइफ के पॉजिटिव साइड पर फोकस करना। हमें चैलेंजेस के आगे हार नहीं माननी चाहिए और जो हमें पसंद ना आए उसे लेकर दुखी भी नहीं होना चाहिए। यहाँ आइडिया ये है कि फैक्ट्स को एक्सेप्ट करके प्रेजेंट में जीकर और नेगेटिव सेल्फ टॉक अवॉइड करके अपनी लाइफ से स्ट्रगल को हटा दिया जाए।
जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि आप वेकेशन के लिए फ्लोरिडा जा रहे हैं। आपने बीच पर एंजॉय करने के लिए होटल में कुछ दिनों के लिए एक रूम भी बुक करा लिया है। हालांकि जब से आप वहां पहुंचे हैं बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब आप अपना हॉलिडे कैसे बिताना पसंद करेंगे? आप मौसम के बारे में शिकायत करते रहेंगे या होटल मैनेजमेंट से रिफंड के लिए लड़ेंगे? या फिर आप थोड़ा क्रिएटिव बनकर बारिश में अपना हॉलिडे एंजॉय करेंगे? जैसे आप बुक पढ़ सकते हैं, मूवी देख सकते हैं या जो भी बेस्ट फूड अवेलेबल हो वो एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे अपने लेकिन को और में चेंज करके, यानी कि बट को एंड से रिप्लेस करके अचीव कर सकते हैं। ये कहने के बजाय कि मैं फ्लोरिडा में हॉलिडे एंजॉय करने आया था लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, आप ये बोल सकते हैं कि मैं फ्लोरिडा में कुछ दिन हॉलिडे एंजॉय करने आया था और आजकल यहाँ बारिश हो रही है। आप जब रियलिटी एक्सेप्ट करेंगे तभी इस सवाल का जवाब दे पाएंगे कि अब नेक्स्ट कहां जाना है और मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हाउ को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आपको अपने शुड को हटा देना चाहिए, बजाय ये फोकस करने के कि चीजें कैसी होनी चाहिए। रियलिटी पर फोकस करो और देखो कि आप क्या कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए किसी पर नाराज होने के बजाय जो हुआ उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ जाओ। आपको किसी को जज करने से भी बचना चाहिए। सिचुएशन बुरी या अच्छी नहीं होती, बस हम उसे अच्छा या बुरा बना देते हैं। हम डिफाइन करते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या। इसीलिए हर चीज सब्जेक्टिव है, यानी हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। जज ना करके जब आप चीजों को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज में जाने में मदद मिलेगी। एक्सेप्ट करने का मतलब नॉन अवॉइडेंस भी है। कभी कभी जब हमारी नेगेटिव फीलिंग्स बहुत गहरी होती हैं कि हम दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं या रियलिटी से भागने की कोशिश करते हैं, जो चीजें हम हैंडल नहीं कर पाते उनसे हम दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अप्रोच बुरे सिचुएशन से डील करने की हमारी कैपेसिटी को इंप्रूव नहीं करती। अपने इमोशंस को मसल्स की तरह सोचिए। आप जितना उन्हें मैनेज करेंगे आप उतने ही स्ट्रांग होते जाएंगे। अपने गुस्से या उदासी से अभी डील कर लेना आपको बेटर फील कराएगा, बजाय इसके कि आप उन्हें फ्यूचर में कंट्रोल करने की कोशिश करें। रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए ग्रोथ की जरूरत पड़ती है। आपको इस बात पर फोकस करना है कि क्या हो रहा है, न कि क्या होना चाहिए। अगर आप फैक्ट्स को स्टडी करेंगे तो आपको कई पॉसिबल सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचने में टाइम वेस्ट करेंगे कि क्या होना चाहिए था तो आप अजम्पशंस के बेसिस पर बने नेगेटिव रास्ते पर चले जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है गिविंग वे टू पैशन। ये दुनिया एनर्जी से भरी पड़ी है। अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलने के लिए हमें शक्ति पाने के लिए एक सॉकेट ढूंढना होगा और अपनी लिमिट से परे कुछ क्रिएट करने के लिए लाइफ की एनर्जी को यूज करना होगा। इस टाइप की एनर्जी को फील करना रेयर है, क्योंकि हमारा माइंड कुछ इस तरह से बना है कि वो जाने पहचाने शेप्स देखने का आदी है। हमें चीजों को कैटेगराइज करने की आदत है और ये कैटेगराइजेशन हमें स्ट्रगल्स और लिमिटेशंस के बॉक्स से बाहर नहीं निकलने देता है। इसीलिए लाइफ की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए हमें अपना पैशन ढूंढना ही पड़ेगा। पैशन के साथ जीने के 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, आपको हर वो चीज पहचाननी होगी जो आपको पीछे पकड़कर रख रही है। फिर इन बाधाओं को तोड़कर चीजों को वैसे ही एक्सेप्ट करना है जैसे वो हैं। सेकंड, आपको लाइफ के नए एक्सपीरियंसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी रहना होगा। हमारी मॉडर्न लाइफ ऑर्गेनाइज्ड और प्रेडिक्टेबल हो गई है। हर रोज हम पैसा कमाने और सक्सेस पाने के लिए वही सेम रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन हमें इस रूटीन को तोड़ने की सख्त जरूरत है। हमें नेचर को और इसके फोर्सेस यानी ताकतों के आगे सरेंडर करने की जरूरत है। हमें पैशन और क्रिएटिविटी के साथ जीने की शुरुआत करनी है। कुछ साल पहले की बात है, रोजामंड इंग्लैंड में नेचर को एंजॉय कर रही थी। उनके सामने बेहद खूबसूरत नजारा था। सर्दियों की रात थी, काले पहाड़ नजर आ रहे थे और आसमान में तारे चमक रहे थे। यहाँ तक कि नदी भी अंधेरे में एकदम गहरी काली नजर आ रही थी। ये सर्दियों का मौसम था, लेकिन रोजामंड को ऐसा लगा जैसे कि बसंत का मौसम आने ही वाला है। वो शहर जाकर किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में डिनर कर सकती थीं, पर उनका मन नहीं किया कि वो इतने सुंदर नजारे को छोड़कर वहां से जाएं। रोजामंड वहीं खड़ी रहीं।
वो सोच रही थी कि आखिर नेचर उनसे कुछ तो कहना चाहती है। नेचर उनसे कहना चाहती थी कि वो हर उस चीज में पार्टिसिपेट करें, अपनी भागीदारी निभाएं जो उन्हें मिली है। वापस घर लौटते वक्त रोजामंड इतनी पावरफुल और पैशनेट फील कर रही थी कि उन्हें लगा कि वो कैनवास पर एक इमोशनल मास्टरपीस ड्रॉ कर सकती हैं। जो सीनरी उन्होंने पेंट की थी वो सिर्फ नेचर की इमेज ही नहीं थी, बल्कि उनकी भावनाएं थीं जो उन्होंने रंगों के जरिए कैनवास पर उतार दिए थे। जब हम लाइफ की एनर्जी के साथ एक होने लगते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न का हिस्सा हैं। तब हम जिंदा रहने की जरूरत से आगे निकल जाते हैं और वो सारी एनर्जी फील करते हैं जो हमारे अस्तित्व को घेरे हुए है। हमें बस इतना करना है कि कोई एनर्जी सोर्स ढूंढना है और खुद को उसका हिस्सा बनने की इजाजत देना है। नेक्स्ट चैप्टर है लाइटिंग अ स्पार्क। मिडिल एज में लोग अपने पास एक स्पार्क रखते थे ताकि जब भी उन्हें लाइट जलानी हो ये स्पार्क काम आ सके। आज के दौर में हमें पैशन का स्पार्क साथ रखने की जरूरत है ताकि हम अपने लिए वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी के दरवाजे खोल सकें। जब आप दूसरों के अंदर पैशन इंस्पायर करते हैं तो वो भी खुशी खुशी पार्टिसिपेट करते हैं और सब मिलकर किसी बड़ी चीज का हिस्सा बन जाते हैं। औरों को इन्फ्लुएंस करें और उनसे इन्फ्लुएंस होने के लिए तैयार रहें ताकि आप वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन में दाखिल हो सकें। सोचें कि आपके पास हर कोई आपको पार्टिसिपेट करने और इंस्पायर्ड होने के लिए इनवाइट कर रहा है और आप बदले में भी दूसरों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन रहे हैं। जब आप दूसरों के अंदर का स्पार्क कैच करते हैं और उन्हें अपना स्पार्क कैच करने देते हैं तो पैशन और क्रिएशन की रोशनी पूरी दुनिया पर छा जाती है। फिर लोगों को जिंदा रहने का कोई डर नहीं रह जाएगा और वो बिना किसी लिमिटेशन के वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी को एंजॉय कर सकेंगे। इस बुक के को ऑथर बेंजामिन जेंडर याद करते हैं कि उनके पिता ने एक बार लेट नाइट वाली ट्रेन ली थी। उनके पिता ने अपना सूट पहना और काम पर चले गए। बेंजामिन ने अपनी माँ से पूछा कि पापा किसी से मिलने इतनी रात को क्यों गए, जबकि वो उन्हें कॉल भी कर सकते थे। मीटिंग शायद बेहद जरूरी थी। उनकी माँ ने समझाते हुए कहा कि उनके पिता बिजनेस डिस्कस करने के लिए एक फ्रेंड से मिलने गए हैं। बाद में जब उनके पिता घर लौटे तो बेंजामिन ने उनसे पूछा कि वो बिजनेस मीटिंग के लिए इतनी दूर क्यों गए थे। तो उनके पिता ने जवाब दिया कि कुछ चीजें मिलकर ही डिसाइड की जा सकती हैं। बेंजामिन उस वक्त बच्चे थे तो इसका मतलब नहीं समझ पाए। कई साल बाद बेंजामिन को न्यू इंग्लैंड कंजर्वेटरी ऑर्केस्ट्रा के लिए एक टूर कंडक्ट करने को कहा गया। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने सजेस्ट किया कि बेंजामिन को ग्रेट सेलो प्लेयर मिस स्लाव रोस्ट्रोपोविच को इनवाइट करना चाहिए। बेंजामिन ने उनके असिस्टेंट को कॉल किया और पूछा कि क्या मिस स्लाव नेक्स्ट अप्रैल में ऑर्केस्ट्रा में प्ले कर सकते हैं। असिस्टेंट ने बताया कि स्लाव अगले 3 सालों तक बुक हैं और वो किसी भी सूरत में इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बेंजामिन ने असिस्टेंट से पूछा कि क्या वो मिस स्लाव से डायरेक्टली फोन पर बात कर सकते हैं। तो उसने कहा कि वो कल सुबह 10 बजे अवेलेबल रहेंगे। उस समय बेंजामिन उन्हें कॉल कर सकते हैं। अगली सुबह बेंजामिन एयरपोर्ट पहुंचे और मिस स्लाव से मिलने के लिए बॉस्टन से वॉशिंगटन पहुंच गए। स्लाव की असिस्टेंट ने जब देखा कि बेंजामिन कॉल करने के बजाय डायरेक्टली मिलने पहुंच गए हैं तो उसे हैरानी के साथ चिड़चिड़ाहट भी हुई। बेंजामिन जब स्लाव से मिले तो स्लाव को याद आया कि वो ऑक्सफोर्ड में बेंजामिन को एक मास्टर क्लास में पढ़ा चुके थे। दोनों स्लाव के बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात करने लगे जो एक म्यूजिक जीनियस थे। फिर बेंजामिन ने स्लाव से अपने फ्रेंड का मास्टरपीस परफॉर्म करने को कहा। अपने फ्रेंड को याद करके स्लाव की आंखें पैशन से चमकने लगी। उन्हें अपने फ्रेंड के साथ अपना कनेक्शन याद आ गया था। स्लाव मास्टरपीस परफॉर्म करने को रेडी थे, पर उन्होंने बेंजामिन के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वो स्टेज पर जाने से पहले सिर्फ एक बार रिहर्सल करेंगे और परफॉर्मेंस के बाद सीधा वहां से निकल जाएंगे। इसके बाद जब बेंजामिन रूम से बाहर आए तो उन्होंने असिस्टेंट को बताया कि स्लाव उनके साथ काम करने को तैयार हैं। ये बात सुनकर असिस्टेंट और भी ज्यादा हैरान रह गई। मीटिंग के बाद जब वो वापस घर लौट रहे थे तो प्लेन में फ्लाइट अटेंडेंट ने उन्हें पहचान लिया। उसने उनसे पूछा कि वो आज सुबह ही फ्लाइट से यहाँ आए हैं, तो ऐसी क्या जल्दी थी कि वो आज ही वापस लौट रहे हैं। बेंजामिन ने अपने पिता की बात दोहराते हुए फ्लाइट अटेंडेंट को जवाब दिया, कुछ चीजें मिलकर ही डिसाइड की जा सकती हैं। उन्होंने स्लाव से जब उनके बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात की तो स्लाव की आत्मा में एक चिंगारी सी जाग उठी। बेंजामिन की बातों ने उन्हें इंस्पायर कर दिया था, इसलिए उन्होंने ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करने का फैसला किया।
इसलिए इन्फ्लुएंस को कभी थोपा नहीं जा सकता है, इसे हासिल किया जा सकता है, लोगों को लाइफ के पैशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करके। नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेमवर्क्स फॉर पॉसिबिलिटी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपनी स्पीच आई हैव अ ड्रीम के लिए जाने जाते हैं। इस स्पीच में किंग ने सबके दिल की बात कही थी। इस स्पीच से उन्होंने काले और गोरे सब लोगों को इंस्पायर किया था। उन्होंने इक्वालिटी यानी कि समानता, अपॉर्चुनिटी और फ्रीडम को लेकर अपने सपने की बात कही थी। उनकी स्पीच एक अच्छी लाइफ जीने की, जो कि सबकी इच्छा होती है, उसे टारगेट कर रही थी। किंग ने पूरे विश्वास के साथ अपना विजन लोगों के सामने रखा था। आजकल लीडर्स के सामने कट थ्रॉट कंपटीशन के खिलाफ खड़े होने का चैलेंज है। हर रोज कुछ नया नॉर्म बनता जा रहा है। कई लीडर्स सख्त बनने और अपने लोगों के सामने कॉन्फिडेंट दिखने के लिए compete कर रहे हैं। उन्हें हिम्मत को इंस्पायर करना होगा और एक क्लियर विजन रखना होगा। एक स्ट्रांग लीडर बनने के लिए इंसान को पैशन और कंपैशन यानी कि हमदर्दी इंस्पायर करना होगा। एक ग्रेट लीडर लोगों को सिखाता है कि वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी कैसे एक्सप्लोर की जाए और अपनी लिमिटेशंस को कैसे अवॉइड किया जाए। उसे यह जरूर समझाना होगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज सिर्फ एक सोच हैं और कुछ नहीं। एक बार जब हम अपना माइंड वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी के लिए खोल देंगे तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। प्रॉब्लम के बारे में सोचने के बजाय एक अच्छे लीडर को पैशन और एंजॉयमेंट की चिंगारी जलाकर डर को दूर करना चाहिए। कुछ लोग ये दावा करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स सिर्फ आइडियाज हैं जो रियल लाइफ स्ट्रगल्स में अप्लाई नहीं हो सकते। अपने सर्वाइवल के लिए नेगेटिविटी और डर को अवॉइड करना लीडर्स और बाकी लोगों के लिए हमेशा चैलेंजिंग रहा है। इस चैलेंज को दूर करने का फर्स्ट स्टेप है पॉसिबिलिटी का एक क्लियर फ्रेमवर्क होना। अगर आप कोई एजम्पशन नोटिस करते हो जो आपकी पोटेंशियल को लिमिट कर रहा है, तो इसे रीफ्रेम करने की कोशिश करो ताकि ये आपको और ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे सके। सेकंड, आपको अपना विजन बनाना होगा। आपको अपने फ्रेमवर्क ऑफ पॉसिबिलिटी के अंदर रहना है, ना कि सिर्फ इसे शब्दों में कहें या एक प्लान में लिखें। इस नए फ्रेमवर्क के बारे में खुद को याद दिलाते रहें ताकि आप वापस उसी पुराने एजम्पशन और पैटर्न पर न लौट आएं। लिली 2nd ग्रेड में पढ़ने वाली बच्ची थी जिसे ल्यूकोमिया था। उसे कीमोथेरेपी लेनी पड़ी और उसके बाद उसके सारे बाल झड़ गए। जब वो वापस स्कूल गई तो उसने सिर पर एक स्कार्फ बांध रखा था, लेकिन क्लास के बच्चे उसे चिढ़ाने लगे और उसका स्कार्फ खींचकर उसे तंग करने लगे। लिली घर आकर रोने लगी। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि उसके बाल जल्द ही वापस आ जाएंगे और उसे दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगले दिन लिली जब दोबारा स्कूल गई तो उस दिन भी बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे। जब टीचर क्लास में आई तो उसने अपना स्कार्फ खोलकर अपना गंजा सिर दिखा दिया। लिली को सपोर्ट करने के लिए टीचर ने भी अपना सिर शेव कर लिया। लिली का मजाक उड़ाने के बजाय टीचर ने बाकी बच्चों को भी इंस्पायर किया। देखा देखी कुछ और बच्चों ने भी कहा कि वो अपना सिर मुंडवाना चाहते हैं। लिली के स्कूल में गंजा होने का एक नया ट्रेंड चल पड़ा और वो सारे बच्चे जो इस नए ट्रेंड को ज्वाइन करना चाहते थे सब लिली के दोस्त बन गए। तो यहां देखा आपने, टीचर ने कैसे एक नेगेटिव चीज का फ्रेमवर्क चेंज करके उसे पॉजिटिव में बदलकर एक बिहेवियर को इंस्पायर कर दिया था। जब फ्रेमवर्क चेंज हुआ तो क्लास में सबका बिहेवियर भी चेंज हो गया। इसीलिए अपनी रियलिटी का फ्रेमवर्क चेंज करना आपको एक बेटर लाइफ जीने में हेल्प करेगा। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी शुरुआत एक अलग फ्रेमवर्क क्रिएट करके और उसके विजन के हिसाब से जीना शुरू करें। और अब वो मोड जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी अभी तक हमने जो भी पढ़ा और सुना उन चैप्टर्स की की लर्निंग हम यहाँ पर दोहराएंगे। कुछ भी पॉसिबल है, ये समरी का मेन लेसन है। इस बुक के ऑथर्स रोजामंड स्टोन जेंडर और बेंजामिन जेंडर का गोल है आपको एक ऐसी दुनिया में जाने में हेल्प करना जहां कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और जहां आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो फर्स्ट लेसन जो आपने सीखा कि खुद को जो स्टोरीज हम डेली सुनाते हैं उनमें बदलाव करके आप कोई भी रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम फिक्स्ड सेट ऑफ असम्पशंस के हिसाब से जी रहे हैं जिन पर अब सवाल उठाने की सख्त जरूरत है। लाइफ में ज्यादा फ्रीडम और क्रिएटिविटी अचीव करने के लिए कोई भी लिमिटिंग बिलीफ चैलेंज किया जा सकता है।
सेकंड, आपने जाना कि पॉसिबिलिटीज से भरी दुनिया में रहने के लिए आपको अपने लिमिटेशंस का सामना करना होगा। थर्ड, आपने जाना कि लाइफ को कई गेम के कॉम्बिनेशन की तरह समझो। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो पता लगाएं कि आप कैसे इंप्रूव और ग्रो कर सकते हैं। बाधाओं पर यानी कि विघ्नों पर यानी कि हर्डल्स पर ज्यादा फोकस मत करो और लाइफ को एक पजल की तरह सॉल्व करने का मजा लो। फोर्थ, आपने जाना कि सिचुएशन को हमेशा रियल फैक्ट्स के हिसाब से जज करना सीखें। अपने पर्सनल एजम्पशंस की वजह से अपना मूड खराब मत करें। चीजें जैसी हैं वैसी ही उन्हें एक्सेप्ट करना सीखें और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। फिफ्थ, आपको अपना पैशन ढूंढना चाहिए। नेचर के साथ रिकनेक्ट करें और लाइफ की एनर्जी को खुद में फ्लो करने दें जो आपको खुशी और क्रिएटिविटी से भर देगी। सिक्स्थ, जब आप दूसरों को उनका पैशन ढूंढने के लिए इंस्पायर करते हैं तो उन्हें भी अपना पर्पस डिस्कवर करने और कैसे वो लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये पता करने में हेल्प मिलेगी। जब आप इंस्पायर करते हैं तो बदले में इंस्पायर भी होते हैं। फाइनली, अपनी लिमिटेशन से निकलने के लिए आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान कर उन्हें फिर से रीफ्रेम करना होगा। अपने नेगेटिव एजम्पशंस को चेंज करके आप अपनी अनलिमिटेड पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं और अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के साथ जीने के लिए आपको उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा जो आपने इस समरी से सीखे हैं। खुद पर भरोसा रखें कि आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। आपको अपने लिमिटिंग एजम्पशंस को छोड़ना होगा और खुशी और पैशन का एक नया फ्रेमवर्क बनाना होगा जो कि आई एम डैम श्योर कि आप इस समरी को सुनने के बाद जरूर बना पाएंगे। बहरहाल, इसी मोड पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है और उम्मीद है कि यह समरी आपको बहुत 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 पसंद आई होगी, क्योंकि अपनी लिमिट्स को ब्रेक करके एक ऐसे खुले आसमान में जाना जहां कहते हैं कि स्काई इज द लिमिट, उस आसमान में कौन नहीं उड़ना चाहता। और अपने बिलीफ्स को कैसे चैलेंज किया जाए, अपनी लिमिटेशंस को कैसे रिमूव किया जाए, कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जाए, वो सारी टिप्स, टैक्टिक्स, नुस्खे अब आपके पास में हैं। तो कौन सा पॉइंट आपको इस समरी का सबसे ज्यादा अच्छा लगा? किस पॉइंट पर आपके लिए बल बॉर्न मूवमेंट था? कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।